होता है that university don't, so that particular university don't offer that course. So ये चीज देखने बहुत जरूरी है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं उसमें वो पर्टिकुलर कोर्स है या नहीं। उसके अलावा एक फैक्टर होता है यूनिवर्सिटी रैंकिंग की, कि ऑब्वियसली आप बाहर जा रहे हैं तो आपका एक मकसद ये भी हो सकता है कि मैं हाई क्लास यूनिवर्सिटी में पढ़ूं, टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी में, सो दैट यू कैन फील प्राउड टू बिकम अ स्टूडेंट ऑफ दैट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। और जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं वहां पे सर्च कीजिए कि वहां से आपके पास फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, आपके पास फिर आगे क्या है, आप आगे वहां से तरक्की कर सकते हैं या नहीं, इवन इफ यू गो फॉर द मास्टर्स एंड पीएचडी एंड इवन फॉर रिसर्च एंड जॉब। so if you have these opportunities, good opportunities for these or not, so accordingly you can decide the university in that particular country. So next is document required. So in the while applying for the abroad, or if you are interested in studying abroad, so in abroad GPI or CPI is most important factor for the scholarship. So try to attain the maximum CPI or percentage. If you have low CPI, so you don't need to worry about that. Always remember that in abroad they consider the overall profile. सो अब इसमें जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि आपकी जो +2 में या जो डिप्लोमा में आपकी सीपीआई क्या है, +2 या डिप्लोमा में आपकी सीपीआई या परसेंटेज वो आपकी क्या है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट विल डिसाइड योर एडमिशन और स्कॉलरशिप। सो इसलिए अपनी परसेंटेज या सीपीआई जो भी है उसको आप ट्राई टू मेंटेन एज मच एज यू कैन, जितनी ज्यादा हो कि the chances of getting scholarship and admission will be more. अच्छा, इसके अलावा फिर दूसरी चीज ये है कि ट्रांसक्रिप्ट। जो डिप्लोमा में या +2 में जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं वो सारे सब्जेक्ट्स का इसमें डिस्क्रिप्शन होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं और उसमें आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, उसमें आपका स्कोर क्या रहा है, तो वो सारी चीजें मेंशन होती हैं ट्रांसक्रिप्ट के अंदर। सो ये रिक्वायर्ड होती हैं। और इसके अलावा होती है एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अच्छा, इन सारे डॉक्यूमेंट का अपना अपना वेटेज होता है, हर एक का अपना वेटेज होता है। सो इसमें एक चीज you have to mention about your interest, why you are interested in that particular university and even in that particular course. अब आपके इसमें आपने अपने अंदर क्या क्या सलाहियत, क्या क्या स्किल इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए आप फिट हैं, ये सारी चीजें मेंशन होती हैं एसओपी के अंदर। हेलो, your voice is freezing in between, please look the matter. So am I audible now? Yes, you are audible. Sometimes in between my screen is muted, that's why I get paused in between. I'm sorry for that. अब अगली चीज है ये रिकमेंडेशन लेटर जो आपको टीचर से मिलेगा, कि जिस टीचर ने आपको पढ़ाया है या जो टीचर आपको जिससे आपका गहरा ताल्लुक हो, जो आपके बारे में अच्छी राय दे सके और बढ़िया लेटर लिख सके कि हाँ ये स्टूडेंट पढ़ने में बहुत मेहनती है, और जिसके अंडर में आपने कुछ काम किया हो, आपकी परफॉर्मेंस के बारे में जो एक्सप्लेन कर सके, उससे आप रिकमेंडेशन ले सकते हैं। तो इसका भी एक अपना वेटेज होता है।
और जो एक अहम चीज है वो आपकी है CV। तो one of the most important deciding factor in securing the admission at abroad university is CV। so CV आपके जितने strong होंगे, so try to make your CV more stronger। अब ये CV आपकी strong कैसे बनेगी, इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें डालनी हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे कि हम अपनी CV को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के जरिए से, अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस को बेहतर करके, और इसके अलावा अपने अंदर बहुत सारी स्किल डेवलप करके, ये सारी चीजें करके हम अपनी CV को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इज योर टेस्ट। और बाहर जाने के लिए आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के इसके लिए टेस्ट देना। I don't know why I am getting muted. Yes, you are audible now. So अब इसमें ये कि आप दोनों में से टॉफल या आइल्स, इन दोनों टेस्ट, ये दोनों इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होते हैं। इसमें आपको आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट चेक होती है, और इन दोनों में से एक कोई दे सकते हैं। इसके अलावा इफ यू आर अप्लाइंग फॉर USA एंड UK एंड ऑस्ट्रेलिया, इवन मेनी यूनिवर्सिटीज इन दिस कंट्रीज they require for this test, you can go for any of these two tests, either SAT और ACT। तो इन दोनों में से कोई सा भी एक दे सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। और लास्ट इज आप पासपोर्ट। ऑब्वियसली अगर आपको बाहर जाना है तो बिना पासपोर्ट के आप जा भी नहीं पाएंगे, सो पासपोर्ट होना आपके पास मैंडेटरी है। अब आप अपनी प्रोफाइल कैसे बिल्ड करें, अपनी प्रोफाइल को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो ये एक प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये कि आप जितनी प्रोफाइल आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी CV उतनी स्ट्रॉन्ग होगी, और उतना ही इफेक्टिवली आप अपनी SOP को ड्राफ्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपका जो LOR होगा दैट विल बी आल्सो एडेड टू योर वेटेज। सो अब आप अपनी प्रोफाइल को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। सो बाहर यूनिवर्सिटीज में वो वहाँ एडमिशन के लिए वो पर्टिकुलर कोई अपना टेस्ट नहीं लेते हैं, जिस तरह इंडिया में एडमिशन लेने के लिए बैचलर्स में आप नीट की या JEE की तैयारी करते हैं, या गेट की तैयारी करते हैं, नेट की तैयारी करते हैं। तो इस तरह का कोई बाहर टेस्ट होता नहीं वहाँ पे, तो वो अपना कोई टेस्ट नहीं कंडक्ट करवाते हैं, बल्कि दे कंसिडर द ओवरऑल प्रोफाइल ऑफ द कैंडिडेट। सो अच्छा, ये जो पहले मैंने वो टेस्ट डिस्कस किया वो किसी और मकसद के लिए करते हैं, वो दैट वी विल सी लेटर ऑन। सो लेकिन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए उनका अपना कोई टेस्ट नहीं होता, बल्कि वो ओवरऑल प्रोफाइल को ही चेक करके उसको इवेल्युएट करते हैं, और उसकी बेसिस पे फिर वहाँ पे एडमिशन होता है। तो अब प्रोफाइल अपनी बिल्ड करने का, उसको स्ट्रॉन्ग करने का सबसे सुटेबल टाइम क्या है। सो ऑब्वियसली आप जितनी जल्दी शुरू कर देंगे आपके पास उतना ही ज्यादा वक्त होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आप 12th के बाद तैयारी शुरू करेंगे, ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम। तो आपके पास फ्रेशर्स में मोस्ट प्रोबेबली यू वोंट बी एबल टू क्वालिफाई। लेकिन अगर आप 12th में आते आते आपने तैयारी शुरू की तो आपकी परफॉर्मेंस कुछ अच्छी होगी, लेकिन 11th में शुरू कर दिया तो आपकी परफॉर्मेंस और बढ़िया होगी। इवन अगर आपने हाई स्कूल में ही नीट की या JEE की, या जो आपका गोल है उसकी आपने तैयारी शुरू कर दी, तो आपकी परफॉर्मेंस और भी अच्छी होगी। तो उसी तरीके से अगर आप अब्रॉड स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो ऑब्वियसली जितनी पहले आप तैयारी शुरू कर देंगे उतने ही अच्छी आपकी प्रोफाइल होगी, और आपके सिलेक्शन के चांसेस, स्कॉलरशिप के चांसेस आपके उतने ज्यादा होंगे। तो अब इस प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए आपको किन किन चीजों पे फोकस करना होगा। वो सबसे पहली चीज तो ये कि आपकी अपनी आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो एक्सीलेंस होनी चाहिए। जितनी ज्यादा से ज्यादा आप परसेंटेज या CPI आप ला सकते हैं वो अपना लाइन, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में मिनिमम क्राइटेरिया होती हैं। सो अगर आप मिनिमम क्राइटेरिया नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू वोंट बी एबल टू
fill up the application form. लेकिन अगर आप application form fill भी कर दे रहे हैं तो there will be many applicants that you have to compete with. So अगर आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी है तो जितना ज्यादा आपका स्कोर होगा ऑब्वियसली योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन विल बी मोर. सो इसमें आप फोकस करें कि आपकी परसेंटेज और जो सीपीआई है वो ज्यादा से ज्यादा हो. और इसके अलावा फिर आप वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आप कर सकते हैं जिससे आपकी सीवी स्ट्रांग होगी. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप बहुत सारे, अगर आप इंटरेस्ट बहुत सारे करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. डिबेट क्लब्स होते हैं, स्टूडेंट्स क्लब्स होते हैं, उन सारी चीजों में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इसके अलावा बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, तो स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट कीजिए. उसमें आप स्पोर्ट में यूनिवर्सिटी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे खेलिए. तो जितना ज्यादा आप स्पोर्ट्स के अंदर एक्सेलेंसी दिखाएंगे दैट विल एड टू योर प्रोफाइल. और इसके अलावा आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, वॉलंटरी जॉब कर सकते हैं, बहुत सारे सोशल वर्क करते हैं जो आप कर सकते हैं. ये सारी की सारी चीजें आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आएंगे. इवन लीडरशिप क्वालिटी दैट इज आल्सो एडेड टू योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. और इसके अलावा आप एक ओलंपियाड है, ओलंपियाड दैट विल आल्सो एडेड टू द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. ओलंपियाड जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी होते हैं, स्टेट लेवल के भी होते हैं, नेशनल लेवल के भी हो सकते हैं. तो आपका जो लेवल होगा, इवन अगर आप स्टेट लेवल पे आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें एक्सीलेंसी हासिल कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली इट विल ऐड वेटेज टू योर CV as well as that you can mention in your SOP. और इसके अलावा जो आपका टेस्ट स्कोर है सेट का या ACT स्कोर है, सो इस स्कोर इससे भी आपकी प्रोफाइल बिल्डअप होगी. इसके अलावा बहुत सारे आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, जहां से ऑनलाइन कोर्स करके अपनी स्किल आप डेवलप कर सकते हैं, अपनी स्किल को आपको इम्प्रूव कर सकते हैं. और बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स भी हो सकते हैं जिसके जरिए से आप अपनी CV को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. और इसके अलावा जब वेकेशंस हो तो वेकेशंस में यू कैन ज्वाइन द समर स्कूल एंड एक्सचेंज प्रोग्राम. सो इसके जरिए से बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे भी, इसके जरिए से आपकी प्रोफाइल भी स्ट्रांग होगी. और आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट है, आइल्स है या टोफल है, सो इट विल आल्सो ऐड टू योर प्रोफाइल. तो अब कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं जो ऑब्वियसली बाहर जाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी का अपना कोई इंडिविजुअल हर यूनिवर्सिटी का टेस्ट नहीं होता, बल्कि वो कुछ क्वालिफिकेशंस को चेक करने के लिए वो टेस्ट लेते हैं. तो जिसमें एक होता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें वो आइल्स या टोफल रिक्वायर्ड होते हैं. इन दोनों में आप कोई सा भी एक टेस्ट दे सकते हैं, इन दोनों में से कोई सा भी एक टेस्ट दे सकते हैं, चाहे आप आइल्स दें या टोफल दें. और हर यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायर्ड होती है, हर यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको इतना स्कोर इसमें करना है, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल फॉर द एप्लीकेशन. और इसके अलावा फिर वो आपका एक नॉर्मल टेस्ट होता है, आपके जनरल टेस्ट होता है, जिसमें आप SAT टेस्ट दे सकते हैं या SAT टेस्ट, इन दोनों में से कोई एक दे सकते हैं. और GRA टेस्ट जो ये होता है, इट इज मेनली फॉर द मास्टर्स एंड PhD स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग to the American universities, and in some universities in UK and Australia also required for GRE test. And GMAT test, this test is basically for the management student. अब इन टेस्ट की हम तैयारी कैसे करें, वो सारी चीजें हम देखेंगे आगे. From now Asad bhai will handle this. Asad bhai. यस यस नहीं ठीक है करने देना. तो आप वो चेंज करेंगे टाइप के शिपमेंट में, कैसे पता चलेगा? नहीं सुनेगा ना वो. शुएब तुम स्क्रीन चेंज करते रहना, ठीक है? जी जी मैं करता रहूंगा. ठीक है, जज़ाकल्लाह. अस्सलाम वालेकुम भाई. तो मेरा नाम असद है और मैं मास्टर्स कर रहा हूँ ताइवान से, नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से. एंड फर्स्ट आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू शुएब. He has presented a very great presentation, and I will discuss mostly about test exams, standardized tests. Okay, the first I will discuss about language test.
तो बेसिकली हम लोगों के पास 2 एग्जाम्स है, TOEFL and IELTS. So the easiest one for Indians is IELTS. Like I have given IELTS, so I'm experienced about IELTS. But I heard that TOEFL is comparatively bit hard, or we are not comfortable with that. So IELTS is more flexible for us, and it's expensive but not that much. बिकॉज देखो हम लोग इंडिया में टेस्ट देते हैं, टेस्ट सेंटर पे जाते हैं, तो उसका ट्रैवलिंग खर्च, अगर कोई दिल्ली में टेस्ट सेंटर दे रहा है तो जैसे कोई बिहार में या बंगाल में रह रहा है, दिल्ली ट्रैवल करता है, वापस आता है, वहाँ स्टे करता है, तो इतना खर्च होता है, सारा एक्सपेंस होता है, या कोचिंग कर रहा है आदमी तो उसमें एक्सपेंस आता है। ठीक है, तो इसका टेस्ट का फी कितना है, 20,000 रुपये, 16-17 हज़ार रुपये होते हैं। ठीक है, पर ये अगर टेस्ट दे दो तो तुम्हारी स्कॉलरशिप के चांसेस थोड़े अच्छे हो जाते हैं। और टेस्ट बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। इसके देखो टेस्ट के 4 सेक्शन होते हैं बेसिकली। रीडिंग, तुम्हें पैराग्राफ रहेगा, उसमें स्टोरी डिस्कस होगी। ठीक है, उसको तुम्हें पढ़ना होगा, और जो है उससे तुम्हें क्वेश्चन होंगे उसके बेस पे। तो इसका पैराग्राफ इतना सिंपल होता है, जस्ट लाइक हाई स्कूल स्टैंडर्ड, कि तुम पैराग्राफ के फर्स्ट पैराग्राफ में जो क्वेश्चन पैराग्राफ होगा उसी के कॉरस्पॉन्डिंग पहला क्वेश्चन होगा। ऐसा नहीं पहला क्वेश्चन आखिरी पैराग्राफ से होगा। तो बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है। लिसनिंग में जस्ट तुम्हें हेडफोन लगा देंगे और उसमें तुम्हें सुनना होगा, और you have to just note the blank, what you have to fill in the blank. So it's so simple. And speaking, just like ऐसा होता है कि तुमको वहाँ क्वेश्चन दिया जाएगा, सबसे पहले तुमसे पूछा जाएगा कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या नाम है, क्या करना चाहते हो, कौन सा कलर पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है कि नहीं है, कलर कौन सा पसंद है, खाने में क्या पसंद है, इस टाइप से तुम्हारे एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स एंड हॉबीज के बारे में डिस्कस होगा। नेक्स्ट पोर्शन होगा, उसमें तुम्हें एक टॉपिक दिया जाएगा, उसके तुम्हें सोचना होगा, एंड देन दे विल आस्क सम क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चंस पे तुम्हें एक अच्छा आर्ग्यूमेंट देना है। लाइक क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होगा। समटाइम्स तुम्हारा अगर किस्मत अच्छा है तो यू विल गेट अ वेरी गुड क्वेश्चन। लाइक मेरे पास बहुत बेकार क्वेश्चन आया था, ऐसा आया था कुछ के इस तरह से कुछ था कि हाँ, आप अगर एग्जाम में हैं और आप नहीं, आपके पास जो, मेरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, क्या था भाई, हाँ, आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, जैसे बहुत सारा आदमी काम करता है तो मोटिवेशन कहाँ से मिलता है। तो मैंने कहा था मेरा मोटिवेशन सोर्स ऑफ मदर है। पर हाउ, वो पूछेंगे आप, अगर किसी भी कोई भी सेंटेंस का आंसर देंगे तो उस पर फौरन वो आर्गुमेंट करेंगे, क्यों, ये क्यों, मदर क्यों है, तो आपको उसका फिर फौरन आंसर देना पड़ेगा। तो थोड़ा लॉजिकल रहेगा तो आप आंसर दे पाएंगे, वरना आप वहाँ अटक जाएंगे, फिर सोचेंगे बोलूँ क्या। बेसिकली वो लॉजिक भी थोड़ा चेक करते हैं, बट मोर इम्पोर्टेंट इज आप कैसे बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, तो स्पीकिंग में नेवर स्टॉप कि अच्छा मैं इतना बोल के रुक गया, कि वो कंटिन्यूअस होना है, बोलते रहना है नहीं, कि रुकना नहीं कहीं, कि जो भी आ रहा है, गलत भी आ रहा है बोलो। उनको तुम्हारा फ्लुएंसी चेक करना है, तुम्हारा एसेंट चेक करना है, तुम्हारा वे ऑफ स्पीकिंग चेक करना है उनको, और तुम्हारा तुम कितना फंस रहे हो। कभी इस तरह से नहीं करना है एग्जाम में बैठ के कि एक ही चीज को रिपीट किए जा रहे हैं, तो रिपीटिशन अवॉइड करना है। और पॉज होता है, जैसे हम लोग सेंटेंस बोल रहे हैं, पॉज ले लेते हैं, 1 मिनट तक सोच रहे हैं, जैसे मैंने अभी पॉज दिया था, तो इस तरह से पॉज नहीं लेना है, सोचना नहीं वहां पे हमें कि क्या बोलना है नेक्स्ट। हमें कीप कीप keep saying, just like keep talking. Okay, and the next is writing portion is so easy. You have to just given 2 paragraphs, and the first one is about like some data interpretation, and the next one is about like a story writing. So ये बहुत आसान होता है, you can do it very easily. Like तुमने बहुत ही हाई स्कूल में जब इंग्लिश का एग्जाम किया होगा स्कूल में, तो जब फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, सबमिटिव असेसमेंट होता है, तो तुमने उसमें जो है स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हो तो इस तरह से राइटिंग पोर्शन काफी आसान होता है। मैं भी थोड़ा पॉज लिया था, मुझे कुछ काम था तो मैं उसे चेक कर रहा था। ठीक है, तो राइटिंग सेक्शन काफी आसान होता है, बस इसमें तुम्हें एक अपने आइडिया को कंटिन्यूस फ्लो करना होता है। जैसे तुम राइट सेकंड पैराग्राफ लिखोगे, जब तुम्हें स्टोरी राइटिंग करनी होगी, किसी कोई एक कंटेक्स्ट दिया रहेगा उसके बारे में तुम्हें लिखना होगा, तो उसमें तुम्हें आइडिया को कंटिन्यूस फ्लो कराना है। कि तुम जैसे कोई भी टॉपिक स्टार्ट किए, कि जैसे कोई तुम्हारा कोई भी टॉपिक XYZ है, एमयू में एडमिशन तुम लेने आए, ठीक है, तो तुम एडमिशन लेना, तुम्हें क्या प्रोसीजर है, तो तुम्हें कंटिन्यूस फ्लो बनाना पड़ेगा
के सबसे पहले जो है तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा. सो यू हैव टू मेक अ सीक्वेंस. जस्ट इस तरह से नहीं पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से डिस्कनेक्टेड है, कोई रिलेशन नहीं है, बल्कि यू हैव टू मेक देम कनेक्टेड. एवरी पैराग्राफ टेल्स अ gives a conclusion. So like this you have to organize your paragraph. So this is not very difficult. I think it's easy. If you practice, I think it's easy. बट मैं ये कहूंगा कि देखो रीडिंग पार्ट जो है और लिसनिंग पार्ट ये प्रैक्टिस की चीज होती है. राइटिंग में मोस्टली क्या होता है कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, हम सेल्फ प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. और इसमें देखो मार्क्स हैं, तो इसमें मार्क्स में मैं ये कहूंगा जैसे देखो 40 क्वेश्चन रहते हैं जैसे रीडिंग में, तो तुम उसमें अगर 30 भी सही कर लोगे तुम्हारा काफी अच्छा बैंड आ जाएगा, समझे. इसी तरह लिसनिंग का भी है. और स्पीकिंग में तुम्हें बस मैं तो ये कहूंगा कि तुम बोलते रहो, तुम्हें बहुत अच्छा बैंड मिल जाएगा. तो इंडिविजुअल बैंड मैं ये कहूंगा सबका अलग अलग बैंड आता है और एक ओवरऑल बैंड आता है, तो तुम्हें दोनों पे केयर करना है. पहले क्या होता था आइल्स जो है दो तरह से दो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में ऑर्गेनाइज करती थी, एक ब्रिटिश काउंसिल था और दूसरा आईडीपी था. बट राइट नाउ क्या हो गया, दोनों मर्ज हो गया. अब इंडिया में जो है सिर्फ एक आइल्स होता है आईडीपी. ब्रिटिश काउंसिल खत्म हो गया, यहाँ पे लिखा है ब्रिटिश काउंसिल, बस जस्ट इग्नोर दैट. राइट नाउ ओनली वी हैव आईडीपी. तो बहुत इजी होता है यार आईडीपी, जस्ट कीप हार्ड वर्किंग. नेक्स्ट स्लाइड श्वेब. TOEFL and IELTS both are same, just the pattern of a score is different. So you have to the pattern syllabus is same, just keep watching the way of practice, that's all. This is SAT. So I think everyone who is preparing for this exam know about SAT. It is basically a scholastic assessment test. तो मैं ये कहूंगा कि यार सैट ज्यादा मुश्किल नहीं होता. हम लोग इंडिया में जो जेई में इसकी तैयारी करते हैं, दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट एंड हाईली कॉम्पिटिटिव. कितने लाख 1 मिलियन पीपल लोग बैठ रहे हैं, 1 मिलियन स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं एग्जाम में. सो और वी हैव टू कम्पीट विद देम. सो इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव एंड सीट्स कितने कम है देखो. परसेंटेज 95 परसेंटाइल से ज्यादा लाएंगे तब जाके एडमिशन मिलेगा. बट हेयर द कॉम्पिटिशन इज टू इजी. यू हैव जस्ट टू फोकस ऑन मैथमेटिक्स, नो नीड टू स्टडी chemistry and physics for competition. Like you have to focus basically on mathematics. And मैं ये कहूंगा यार कि हम लोग का क्या होता है मैथ्स, हम लोग इतना ज्यादा बचपन से मेहनत करते हैं, हाई स्कूल तक तो मैथ ही आदमी लगा रहा होता है तो उसमें आदमी एक्सपर्ट हो जाता है. तो देखो इसमें बेसिकली देखो क्लासिफिकेशन क्या है. इसमें बेसिकली एग्जाम जो है इंग्लिश बेस्ड है. फर्स्ट दो सेक्शन जो हमारा पहला रीडिंग सेक्शन है, तुम्हें एविडेंस बेस्ड पैराग्राफ होगा. क्वेश्चन इसमें भी उसी तरह होगा आइल्स के जैसा, टॉफल के जैसा. तो इसमें तुम अगर IELTS या TOEFL की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें इसकी अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी. So this is the easiest part for you. And the next one I'll say evidence based writing and listening. It's also similar to the first section. So if you have prepared for IELTS and TOEFL, you will easily tackle this portion. And the next one is mathematics. So this math, what they have done, they have divided the mathematics. First one is the easiest, and the next one is difficult in calculation, in terms of calculation. So इसी को सही करनी है, but just check it. तो देखो यार इसमें हम लोगों को तुम लोगों को जो है इसमें फैट पे फोकस करना है. तो 11 12 में या डिप्लोमा के लड़के होते हैं, थोड़ा सा फोकस कर लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड. हाँ अब देखो तुमने सैड स्कोर दे दिया, तुम्हारे पास अच्छा स्कोर है, तुम्हारे पास अच्छा CGPA जो हम लोग बोलते हैं. +2 में तो बेसिकली परसेंटेज आता है. तो यू हैव टू स्कोर अ गुड CGPA and or percentage whatever is your academic pattern. So next is how to write SOP. So this is the most and most like important parameter. अगर तुम्हारे पास देखो बहुत अच्छा सैट स्कोर है और तुम्हारे पास जो है बहुत अच्छा GPA है यानी परसेंटेज है, but if you're not introducing your evaluating your SOP in a good way, then you will not able to get a good admission. Sometimes क्या होता है देखो कि आदमी की प्रोफाइल अच्छी नहीं, पर उसने अपने SOP में अपने आप को इतना अच्छा प्रेजेंट किया कि वो बंदा जो इवेल्युएट कर रहा है तुम्हारा एप्लीकेशन, वो तुम्हें फॉरन सेलेक्ट कर लेता है, क्योंकि SOP बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. तो इसमें तुम्हें अपने आप को दिखाना है व्हाई यू वांट टू कम अब्रॉड. सो फर्स्ट यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड देन यू हैव टू लिंक योर थॉट why you want to go outside, why not India, why if you're living in India, why not you, because in India also there are some top universities, why you want to go United States, UK and Australia, why? This is most important. So you have to relate your goal with your personality like this. And why this course is also important कि तुम इसमें कोर्स में बायोमेडिकल में क्यों जा रहे हो, तुम जो है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बैचलर इंडिया में भी हो रहा है, क्यों बाहर क्यों आना चाह रहे हो? तो तुम्हें उसको रिलेट करना है, ठीक है, उसको कंट्री से रिलेट करना है, वाई दिस कंट्री को तुम्हें बताना है। जैसे कि तुम कंट्री में जाना चाह रहे हो, जैसे फ्रांस हो गया, पर फ्रांस में तुम क्यों जाना चाह रहे हो? कि फ्रांस एरोस्पेस में अच्छा है, तुम्हें इस तरह से रिलेट करना है कि मैं इस कंट्री में ये अच्छा है, इस यूनिवर्सिटी का ये टॉप ब्रांच है, और यहाँ पे बहुत अच्छा रिसर्च होता है, और यहाँ पे फ्यूचर, यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। लाइक दिस यू हैव टू रिलेट एवरीथिंग। एंड तुम ये भी कह सकते हो यहाँ पे जो है एक इंटरनेशनल कल्चर है, तुम्हें लर्न करना है, so you have to organize everything in a very good manner. Like you have to, just like what I said in IELTS exam, कि तुम्हें हर चीज, हर सेंटेंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना है, ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंट हो। इसी तरह एसओपी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज जस्ट छोटा सा एक एग्जाम है। एसओपी तुम्हारा हर यूनिवर्सिटी का इंडिपेंडेंट होगा। तुम इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लो किसी डिफरेंट प्रोग्राम के लिए, नेक्स्ट अगली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लो, उसका प्रोग्राम अलग होगा। सो यू हैव टू ऑर्गेनाइज अ वेरी गुड एसओपी, और उसको तुम्हें लिखना खुद से, और उसके बाद तुम्हें इसको इवेल्युएट किसी सीनियर से, किसी टीचर से जाके कराना, उनसे उनसे कहना है तुम्हें ये मैंने लिखा है और इसको चेक कर लिए। अच्छा, हम लोगों ने एक प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं, ये देखो इस साल इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, बच्चों का हम लोग जो बैचलर होंगे, मास्टर्स में जाने वाले बाहर, तो उनका हम लोग एसओपी इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। there are some experts like from different countries, United States, Canada, and there's some more like from UK and Australia, Japan. So you will get the exposure. That's what I'm saying. Just make hard work, they will help you. We have lots of good people in our group, and now we are growing. So again, lots of people are coming to join us. So if अगर तुम लोग इंटरेस्ट रखोगे तो तुम लोग को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड। या देखो, अब सबसे पहले सारा चीज तुमने कर लिया, तो इन सबको कब करना है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एमयू से ग्रुप क्यों बनाया गया है? देखो, इस पे क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज आती हैं, तुम रह रहे हो इंडिया में पर तुम्हें पता नहीं चल रहा कि कहाँ स्कॉलरशिप मिल रही है, अच्छी स्कॉलरशिप कहाँ मिल रही है, अच्छा कहाँ से करने पे ज्यादा फायदा है ना, क्यों, कौन सा प्रोग्राम कहाँ ऑफर हो रहा है, कब डेडलाइन है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये जो लिखा है ना, ये सब एप्लीकेशन लिंक, ये सब हम लोग ग्रुप में पोस्ट करते हैं। हमारे पास बहुत सारे बंदे हैं, कोई कोई बंदे ऐसे हैं वो इतना मेहनत करते हैं, इतना एफर्ट लगाते हैं बेचारे, वो दिन मतलब रोजाना 10-10 पोस्ट डालते हैं ग्रुप में कि यहाँ पे ये पोजीशन आई है, यहाँ पर ये। पर अभी बैचलर में हम लोग उतना पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं, पर इन द फ्यूचर वी विल फोकस ऑन बैचलर एज वेल। राइट नाउ वी आर मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स मास्टर्स एंड पीएचडी, बट हम लोग का टारगेट है कि बैचलर्स वालों को भी हम लोग को फोकस करना है। हाँ, और ग्रुप का देखो हम लोगों ने लिंक भी डाल दिया होगा कमेंट सेक्शन में, जस्ट चेक इट। एंड देखो, ग्रुप में तुम अगर कनेक्टेड रहोगे और अपने दोस्तों को बताओगे, तो इसमें क्या है, देखो यार, अब किसी को वो नहीं करना है कि मैं अप्लाई करूँ तो अपने फ्रेंड्स को ना बताऊं। नो, जस्ट टेल एवरीवन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर तुम अपने दोस्तों को बताओगे तो क्या होगा, अगर तुम नहीं जाना चाह रहे हो वहाँ, वो चला गया, इसमें तो यार आदमी का मुकद्दर है, जिसका जहाँ लिस्ट लिखा होगा वहीं जाएगा। तो आदमी को मतलब बताना है, अपने ग्रुप दोस्तों को बताना है ग्रुप के बारे में, बाहर जाने के बारे में, बाहर अब्रॉड स्टडी के बारे में, यूएस में पढ़ेंगे तो क्या फायदा होगा। लाइक दिस यू विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। जस्ट यू हैव टू एक्सप्लोर एंड एक्सपैंड। बिकॉज हम लोग अली गए यार, हम लोग का तो एक गोल है, सर सैयद अहमद खान का हम लोग गोल लेके चल रहे हैं। So we have to make, like we have to tell everyone like there is an opportunity, go and grab that, don't leave the opportunity like this, समझे। तो ग्रुप का लिंक हम लोगों ने कमेंट में डाल दिया है, उसको जो है जस्ट चेक कर लो, है ना। और उसमें अगर किसी ने, अगर कोई ग्रुप का मेंबर नहीं है, जस्ट ज्वाइन द ग्रुप, और ग्रुप में तुम्हें हमेशा अपडेट मिलेगा। अच्छा, ग्रुप में हम लोगों ने बहुत सारी चीज ऑर्गेनाइज कर रखी है। हमारे जो एडमिन है, मेन एडमिन सीरीन भाई, उन्होंने काफी मेहनत करा है यार। देखो, वो हमेशा ग्रुप को बहुत अच्छे फॉर्म में ऑर्गेनाइज करा है। अगर किसी को कुछ भी एकदम स्क्रैच से मालूम करना है, तो उन्होंने उसके लिए तो बेस्ट, यानी यहाँ से गाइड लिया उन्होंने, इस ग्रुप ने गाइड किया उन्हें। अभी वो कुछ बंदे हंगरी के हैं, तो अभी हम लोग उतना ज्यादा हमारे बंदे नहीं है, तो अब तुम्हें मेहनत करनी है ना, और तुम लोग को गाइड पूरा मिलेगा। बस जस्ट आस्क इन द ग्रुप वॉट एवर द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग इन अप्लाइंग एप्लीकेशन, सो वी विल हेल्प फॉर श्योर। डोंट वरी अबाउट हेल्प, they will help in every aspect. That's why we are going to launch a scholarship in the upcoming 2 to 3 months. तो किस लिए यार, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के बाद क्या होता है कि हम बैचलर्स कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं,
तो हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, अप्लाई करने के लिए पैसे नहीं है. So we will help, but the first thing we want that you should make some effort. Like if you, अगर तुमने कुछ effort किया है, हमें लगेगा तुम motivated candidate हो, hard working हो, then surely we will help you. We will help you in every aspect. Like we will review your document, we will pay for you for exam, and we will pay for your application fee. But first we will see your motivation. If you're highly motivated, then sure we will help you. So that's all what I want to say. But I think my presentation is over. Thank you for listening. If you have any question, you can ask right now, and you can ask in the comment section as well. If you don't want, if you hesitate directly, uh, that's better because you will get some confidence to speak. So just ask whatever the problem you have. Stray will help you. So ask your question if you have any question. Just ask. Don't hesitate. If you don't ask, how we will know what is your problem? Where are you facing problem? सब बड़े-बड़े लोग हैं, पिज़्ज़ा है, वो है। I think no one has any question, so we have to stop finish the meeting here. And if you have any question, you can ask in the group in the future. We will surely help you. There are so many active members in the group. They are so much active. They want people to help. So just ask the question. We will help you. Sure. Jazakallah to listening for patience. Yeah, there is one question. So I am very happy to answer this. If we have 80% diploma engineering, will it be considered a good academic? Yeah, this is a very good academic. 80% is very good. I think it's a great percentage. I think when I was in diploma engineering, मैंने भी यार डिप्लोमा किया है, तो मैं जब था तो मुझे लगता है इतना परसेंट लाना थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है. इट्स नॉट सो इजी लाइक तुम सोते सोते 80% लेकर आ गए. सो सो तुम्हारा काफी अच्छा प्रोफाइल है. तुम थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा करिकुलर करो तो तुम्हारा बहुत अच्छा एडमिट आने वाला है. A good admit is waiting for you. Don't hesitate. Just apply. The first thing is, if you apply, you will get admit. और तुम्हें कुछ दिक्कत हो रहा है तो तुम्हें पूछ लो ग्रुप में कि जो है तुम्हारा जीपी सिर्फ जीपी है तुम्हारे पास, कुछ और क्या करें, तो दे विल गाइड यू. Thank you, Naveed. Thank you. You listen the whole webinar with so much patience. I think it's more important. Okay, I think it's the time to end the webinar.